Hey everyone, this is your girl Avni Yadav and welcome back to your channel Legal Aid। जैसे कि लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था शिया स्कूल्स को, मतलब जो मुस्लिम लॉ थे उसके स्कूल्स को डिस्कस किया था, वैसा ही सेम आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे सोर्सेज ऑफ मुस्लिम लॉ और देखेंगे कि मुस्लिम लॉ के क्या क्या सोर्सेज हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि जो सोर्सेज हैं, सोर्सेज का मतलब क्या है, मतलब क्यों हमें ज़रूरत पड़ रही है मुस्लिम लॉ के सोर्स को पढ़ने की। By sources of any law, we mean the original material where the contents of that law are to be found and are made available to us। किसी भी लॉ के सोर्सेज का क्या मतलब है, उसका मतलब होता है कि जो ओरिजिनल मटेरियल है, उस लॉ का जो ओरिजिनल सोर्स है वो कहाँ से आया है और किस तरह से ये जो लॉ है ये हमें अवेलेबल हुआ है। तो चलिए देखते हैं कि इसके सोर्सेज क्या क्या हैं। सोर्सेज ऑफ मुस्लिम लॉ में बी क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज। मुस्लिम लॉ के सोर्सेज को हम टू कैटेगरीज में क्लासीफाई कर सकते हैं। फर्स्ट इज़ प्राइमरी सोर्स एंड सेकेंड अनदर इज़ सेकेंडरी सोर्स। प्राइमरी सोर्स क्या है, जो मेनली जहाँ से ये लॉ आया है, मेन जो ओरिजिनल कहाँ से आया है वो है कुरान, सुन्नत, इज्मा और क्यास। मतलब प्राइमरी सोर्सेज में 4 पार्ट्स हैं, कुरान, सुन्नत, इज्मा और क्यास। सेकेंडरी सोर्सेज जो मतलब बाद में डेवलप हुआ है वो है कस्टम्स, जुडिशियल डिसीजंस और लेजिस्लेचर्स। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे प्राइमरी सोर्सेज ऑफ मुस्लिम लॉ को। सेकेंडरी सोर्सेज को हम लोग नहीं पढ़ रहे हैं क्योंकि ये उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है और इसमें लेजिस्लेचर वगैरह से रिलेटेड ही है, तो ऐसा कोई केस लॉ भी नहीं है जो हमें मतलब इतना इंपॉर्टेंट हो, हमें पढ़ने का ज़रूरत हो। और अगर आप लोगों को पढ़ना है तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आप लोग बोलोगे तो मैं वीडियो बना दूँगी नेक्स्ट। तो चलिए पहले प्राइमरी सोर्सेज से शुरू करते हैं। प्राइमरी सोर्सेज में फर्स्ट इज़ कुरान। कुरान का मैंने यहाँ पे जो मतलब मेन जो बेसिक फीचर्स हैं वो ही डिस्कस किए हैं, क्योंकि पूरे कुरान को या कुरान में जो भी है वो सब तो हम नहीं डिस्कस कर सकते, ऐसे तो मतलब हो ही नहीं पाएगा वीडियो कंप्लीट। चलिए देखते हैं। द वर्ड कुरान इज़ डेराइव्ड फ्रॉम द अरेबिक वर्ड कुरा एंड प्रॉपरली सिग्निफाइज रीडिंग। जो कुरान शब्द है ये एक अरेबिक शब्द से डिराइव हुआ है और अरेबिक वर्ड क्या है, कुरा, जिसका मतलब होता है रीडिंग, पढ़ना, उस चीज़ को पढ़ना और समझना। It is believed that Quran is one of the divine origin and was revealed to Prophet Muhammad for the benefit of mankind। ये माना जाता है कि जो कुरान है ये एक डिवाइन ओरिजिन है, मतलब खुद अल्लाह के द्वारा इसको ओरिजिनेट किया गया है। एंड वॉज रिवील्ड टू प्रॉफिट मोहम्मद, और अल्लाह ने इसको रिवील किया था प्रॉफिट मोहम्मद को मैनकाइंड के बेनिफिट के लिए, मतलब ह्यूमंस के बेनिफिट के लिए। कुरान इज़ द फर्स्ट एंड फंडामेंटल सोर्स ऑफ इस्लाम इन पॉइंट ऑफ टाइम। तब से अब तक का कुरान जो है पहला और एक फंडामेंटल सोर्स है इस्लाम का, जिसको कि पूरी इस्लामिक सोसाइटी मानती है, चाहे वो शिया मुस्लिम्स हो, चाहे वो सुन्नी मुस्लिम्स हो, या फिर कोई सा भी स्कूल हो, कुरान को सब लोग फॉलो करते हैं। तो कुरान क्या है, एक फंडामेंटल सोर्स है इस्लाम का। उसके बाद है कुरान इज़ इन द फॉर्म ऑफ वर्सेस। कुरान जो है वो वर्सेस की फॉर्म में है और ईच वर्सेस इज कॉल्ड आयात। सारी एक एक वर्स जो भी होती है उनको हम आयत बोलते हैं। देयर आर 6237 वर्सेज इन कुरान विच आर कंटेंड इन 114 चैप्टर्स। टोटल 6237 वर्सेज हैं कुरान में, जो कि कहाँ कितने चैप्टर्स में हैं, 114 चैप्टर्स में प्रेजेंट हैं। कुरान इज़ मिक्सचर ऑफ रिलीजन, लॉ एंड मोरालिटी। कुरान क्या है, रिलीजन का, लॉ का और मोरालिटी का मिक्सचर है। मतलब ऐसा नहीं है कि कुरान में सिर्फ रिलीजन ही है, नहीं, कुरान में लॉ भी प्रेजेंट है और मोरालिटी भी है। एबोलिश्ड ऑब्जेक्शनेबल कस्टम्स लाइक फीमेल इन्फेंटिसाइड, गैम्बलिंग एंड अनलिमिटेड पॉलीगैमी। जब कुरान नहीं था इस्लामिक सोसाइटी में, तो उस टाइम पे जो इस्लामिक सोसाइटी थी वो ट्राइब्स में डिवाइडेड थी, मतलब कोई सोसाइटी प्रेजेंट थी नहीं। लेकिन आज की जो सोसाइटी है, कुरान के आने के बाद से वहाँ पे बहुत सारे ऑब्जेक्शनेबल कस्टम्स को एबोलिश किया गया। कुरान के आने के बाद से फीमेल इन्फेंटिसाइड ख़त्म हो गई। जो अनलिमिटेड पॉलीगैमी थी, मतलब कितनी भी आप मैरिजेस कर सकते हो, कोई मतलब उसके लिए कोई लॉ ही नहीं था। तो कुरान के आने के बाद वो सारी चीज़ें अबोलिश हो गई और उसके बाद एक मतलब लिमिटेड नंबर आ गया कि आप सिर्फ इतनी ही मैरिजेस कर सकते हो। प्रोविज़न फॉर सेफ गार्डिंग इंटरेस्ट of minors and disabled and for overall increasing the status of women were also there। मतलब उस टाइम पे इतने साल पहले भी माइनर्स के इंटरेस्ट को देखा गया, डिसेबल्ड के, जो मतलब हम आज के लॉ में पढ़ते हैं कॉन्ट्रैक्ट में, तो वो सारी चीज़ें उस टाइम पे भी प्रेजेंट थी।
तो कुरान के आने के बाद माइनर्स और जो डिसेबल्ड थे इनके इंटरेस्ट को सेफगार्ड किया गया, इनके लिए लॉज बनाए गए, और जो वुमेन थी वुमेन के स्टेटस को भी इंक्रीज़ किया गया। कुरान इज़ अनचेंजेबल एज दीज आर द वर्ड्स ऑफ गॉड। और ये एक खासियत है कुरान की कि कोई भी कुरान को चेंज नहीं कर सकता। कुरान अनचेंजेबल है, और ऐसा क्यों है? क्योंकि ये माना जाता है कि इसको खुद डिवाइन ने ओरिजिनेट किया था और इसमें मेनली गॉड के वर्ड्स हैं। सेकेंड स्कूल इज़ द सुन्ना और सुन्नत। जो सेकेंड स्कूल है, स्कूल नहीं, सोर्स, जो सेकेंड सोर्स है वो क्या है? वो है सुन्नत। सेकेंड सोर्स ऑफ मुस्लिम लॉ का दूसरा सोर्स है प्राइमरी में। सुन्ना और हदीस मीन्स द ट्रेडिशंस ऑफ द प्रॉफिट, वट एवर द प्रॉफिट सेड और डिड विदाउट रेफरेंस टू गॉड इज ट्रीटेड एज हिज ट्रेडिशंस। सुन्ना या फिर हदीस, इसका मतलब क्या है? प्रॉफिट के ट्रेडिशंस ऑफ प्रॉफिट। जो भी प्रॉफिट ने कहा, मतलब गॉड की उसमें रेफरेंस नहीं है, जो गॉड के वर्ड्स हैं वो तो कुरान में हैं, लेकिन गॉड के वर्ड्स के अलावा जो भी प्रॉफिट ने कहा और किया उनको माना जाता है ट्रेडिशंस। तो ट्रेडिशंस क्या है? सुन्नत या फिर हदीस। वट एवर प्रॉफिट सेड इन वर्ड्स, प्रॉफिट ने जो भी वर्ड्स में कहा है, जो भी शब्दों में खुद बोला है, वह है सुन्नत उल कौल। वट एवर ही डिड इज सुन्नत उल फैल। जो भी प्रॉफिट ने किया, बोला नहीं है लेकिन उन्होंने जो भी काम खुद किए हैं उसको बोलते हैं सुन्नत उल फैल। वॉट एवर ही अलाउड टू बी डन विदाउट एक्चुअली सेइंग इट, मतलब और जो भी उन्होंने होने दिया, मतलब उसको खुद ना तो कहा है ना किया है लेकिन होने दिया, उसको बोलते हैं सुन्नत उल तकरीर। उसके बाद है सुन्नत्स कुड बी मैनिपुलेटेड एज दे वर नॉट एज सर्टेन एज द कुरान। जो सुन्नत्स हैं, जो प्रॉफिट के ट्रेडिशंस हैं, इनको हम मैनिपुलेट कर सकते हैं, इनको आगे चेंज कर सकते हैं, क्योंकि ये कुरान की तरह सर्टेन तो नहीं है। सुन्नत्स वर कलेक्टेड एंड कंपाइल्ड बाय वेरियस पीपल एंड दीज कलेक्शंस वर कॉल्ड मुस्नद्स। सुन्नत को बहुत सारे लोगों ने कलेक्ट किया और कंपाइल किया, और उनको कलेक्ट किया कहीं कहीं से, मतलब जिसने जो भी बताया प्रॉफिट के बारे में उधर उधर से उन्होंने कलेक्ट किया, और उसको फिर कलेक्ट करने के बाद उस कलेक्शन को क्या बोलते हैं? मुस्नद। फिर आ जाता है थर्ड सोर्स। थर्ड है इजमा, कंसेंसस ऑफ मोस्ट लर्न मेंबर्स ऑफ कम्युनिटी में, मतलब इस्लामिक सोसाइटी में जो भी मोस्ट लर्न मेंबर्स होते हैं, काजी वगैरह जो भी होते हैं, तो उनका मोस्ट लर्न मेंबर्स की एक कम्युनिटी है, उसको बोलते हैं इजमा। दिस सोर्स ऑफ मुस्लिम लॉ हैज़ बीन वैलिडेटेड बाय बोथ द कुरान एंड द प्रॉफिट। और ये जो सोर्स है मुस्लिम लॉ का, इजमा, ये मतलब दोनों जगह से, इसको दोनों जगह से लिया गया है, कुरान से भी और प्रॉफिट मोहम्मद के ट्रेडिशन से भी, मतलब सुन्नत से भी और कुरान से भी, दोनों से इसको वैलिडेट किया गया है। इजमा हैव प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द सब्सिक्वेंट डेवलपमेंट ऑफ मुस्लिम लॉ के डेवलपमेंट के लिए इजमा ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है, बिकॉज इट वॉज पॉसिबल टू लॉ डाउन न्यू प्रिंसिपल्स इन अकॉर्डेंस विद चेंजिंग नीड्स ऑफ सोसाइटी। इजमा ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है मुस्लिम लॉ के डेवलपमेंट में, क्योंकि इजमा में प्रिंसिपल्स को लिखना और उनको चेंज करना पॉसिबल है, जो चेंजिंग सोसाइटी है उसकी नीड्स के अकॉर्डिंग। मतलब इजमा में कोई ऐसा रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप इसको चेंज नहीं कर सकते। इजमा में जो भी लॉज बनाए गए हैं कुरान और सुन्नत से, उनको हम चेंज कर सकते हैं इस्लामिक सोसाइटी की चेंजिंग नीड्स के अकॉर्डिंग। तो इसकी हेल्प से काफ़ी ज़्यादा मुस्लिम लॉ डेवलप हुआ। उसके बाद फोर्थ है कियास, कलेक्शन ऑफ रूल्स एंड प्रिंसिपल्स डिडक्टेबल बाय द मेथड्स ऑफ एनालॉजी एंड इंटरप्रिटेशन फ्रॉम कुरान, सुन्नत और इजमा। कियास क्या है? जो भी प्रिंसिपल्स और रूल्स हैं उनका कलेक्शन। और ये जो प्रिंसिपल्स हैं कियास में, जो भी प्रिंसिपल्स और रूल को हमने कलेक्ट करके कियास तो बना दिया, लेकिन ये रूल्स और प्रिंसिपल्स कहाँ से आए हैं? वो आए हैं कुरान से, सुन्नत से और इजमा से। मतलब तीनों सोर्स को मिला के जो भी प्रिंसिपल्स और रूल्स बने वो हैं कियास। इफ़ देयर वॉज एनी प्रॉब्लम बिफोर द सोसाइटी ऑन विच द टेक्स्ट मीन्स कुरान, सुन्नत एंड इजमा वर साइलेंट, देन कियास वॉज अप्लाइड टू गेट द लॉ। अगर इस्लामिक सोसाइटी को किसी भी प्रॉब्लम को फेस करना पड़ रहा है, और वो कोई भी प्रॉब्लम वो ऐसी है जो कि ना तो कुरान में है, ना सुन्नत में है, ना इजमा में है, जिसमें कि ये तीनों चीज़ साइलेंट हैं, तो उसके बाद कियास को अप्लाई किया जाएगा एज अ लॉ। मतलब अगर कुरान, सुन्नत और इजमा में कोई चीज़ प्रेजेंट नहीं है, कोई सॉल्यूशन प्रेजेंट नहीं है, तो उसके बाद हम लोग अप्लाई करेंगे कियास पर, मतलब कियास पर रिलाई करेंगे उसके सॉल्यूशन के लिए।
तो इसी के साथ हमारा आज का वीडियो ख़त्म होता है सोर्सेज ऑफ मुस्लिम लॉ का। होप आप लोगों को अच्छा लगा और समझ में आया हो। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना। और अगर आपको सेम वीडियो के नोट्स चाहिए तो आप लोग मुझे कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। और अगर आपको इसका सेकंड पार्ट चाहिए, सेकेंडरी जो सोर्स है मुस्लिम लॉ के, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। अगर टाइम रहेगा तो मैं ज़रूर सेकंड पार्ट इसका बनाऊंगी। सो थैंक यू एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।